अब हम आपके सामने इस युद्ध से जुड़े सबसे बड़े खतरे का विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह खतरा जुड़ा है परमाणु हथियारों से। मित्रों, अलग अलग मौकों पर कई बार परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर दावे किए गए हैं, धमकियां दी गई हैं, लेकिन इस बार मामला संजीदा होता नजर आ रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको अमेरिका से आई एक बड़ी खबर बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, भूगर्भ वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिका के नेवादा में पिछले 24 घंटे के अंदर 44 से ज्यादा भूकंप के झटके दर्ज किए गए। 24 घंटे में 44 से ज्यादा। ये भूकंप के झटके उसी समय हुए हैं जब ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभियान को अंजाम दे रहा है। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए कि जिस नेवादा में भूकंप के ये झटके आए हैं, वहां अमेरिकी सेना का एक बेस है जिसका नाम है एरिया 52। ये एरिया 52 दरअसल एक टेस्टिंग सेंटर यानी हथियारों का परीक्षण करने वाली जगह है। इस बेस पर आज तक अलग अलग किस्म के 928 एटमी परीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें से 828 अंडरग्राउंड टेस्ट थे, यानी इन परीक्षणों के दौरान एटम बम के धमाकों की स्टडी की गई थी। यानी मित्रों, जो भूकंप इस टेस्टिंग रेंज में महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर उनकी तीव्रता 4 से 6 के बीच थी। अगर इस इलाके के भूगर्भ की बात करें तो औसतन इस स्तर का भूकंप यहां 3 से 3.5 साल के बीच सिर्फ एक बार आता है, लेकिन इस बार 24 घंटे में 44 भूकंप महसूस किए गए झटके। इसी वजह से यह शक जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने किसी परमाणु बम का टेस्ट किया है। एटमी धमाके की वजह से ही तेज भूकंप महसूस किए गए हैं। मित्रों, युद्ध के दौरान एटमी परीक्षण का एक ही मकसद है। ट्रंप अब ईरान को यह पैगाम दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए एटमी हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, ट्रंप और एटमी हथियार से जुड़ी इस थ्योरी को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको ट्रंप का वो बयान गौर से देखना चाहिए जो अब से 24 घंटे पहले सामने आया। मित्रों, एक मीडिया इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ हम काफी ज्यादा ताकत के साथ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हमलों की सबसे ज्यादा शक्तिशाली कार्रवाई अभी बाकी है। अगर ईरान ने अपने हथियार नहीं डाले तो वो इस कार्रवाई का भी गवाह बनेगा। मित्रों, एरिया 52 में आए भूकंप और ट्रंप के इस बयान को जोड़कर ही सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप ने एटमी हथियारों को भी विकल्प के तौर पर रखा है? मित्रों, एक तरफ अमेरिका से परमाणु हथियारों से जुड़ा खतरा सामने आया तो दूसरी तरफ ईरान से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब हम आपको ईरान से जुड़ा यह महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहे हैं। मित्रों, दक्षिणी ईरान के फार्स प्रांत में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों की तीव्रता भी अमेरिका की ही तरह रिक्टर स्केल पर 4 से ज्यादा थी और इन झटकों का कंपन भी धरती की सतह से 10 किलोमीटर नीचे से उठना शुरू हुआ था। मित्रों, यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि फार्स प्रांत के नजदीक ईरान का बुशहर परमाणु संयंत्र भी है। इसी वजह से यह कहा जा रहा है युद्ध के दौरान ईरान ने भी परमाणु हथियार का टेस्ट किया है। मित्रों, जिस तरह ट्रंप ने शक्तिशाली हमले की चेतावनी दी, ठीक उसी तर्ज पर ईरान की अंतरिम सुप्रीम काउंसिल ने भी कहा था कि अमेरिका से अयतुल्ला खामनेई की हत्या का बदला लिया जाएगा। इतने सख्त तेवरों के बीच परमाणु टेस्ट की थ्योरी यह संकेत देती है कि मिडिल ईस्ट की इस महाभारत में दोनों पक्ष यानी ईरान और अमेरिका जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अगर वो हद परमाणु युद्ध छेड़ने की हो तो इससे भी ईरान और अमेरिका को कोई गुरेज नहीं होगा। मित्रों, अमेरिका और ईरान से आ रहे एटमी टेस्ट की थ्योरी को लेकर की जा रही बातें हवाई नहीं है, बल्कि दुनिया इन संकेतों और इनसे जुड़े खतरे को भली भांति समझ रही है। इन घटनाओं को लेकर रूस ने क्या कहा, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरह ईरान पर हमले कर रहे हैं, वो ईरान को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर मजबूर कर सकता है। अगर ईरान ने एक कदम उठाया तो अरब जगत के दूसरे देशों के बीच परमाणु हथियार हासिल करने की होड़ बढ़ जाएगी। मित्रों, रूस और चीन जैसे देश एटमी युद्ध जैसे मुद्दे को बार बार क्यों सुलगा रहे हैं, इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वर्तमान हालत के बारे में विस्तार से बता देते हैं, ताकि आप समझ पाएं कि मिडिल ईस्ट में ईरान का यह एटमी समीकरण फिलहाल किस दशा
और दिशा में है। मित्रों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने आज ही बताया कि नातांज में ईरान का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र पूरी तरह सुरक्षित और सक्रिय है। इससे पहले 2 मार्च को यह भी बताया गया था कि ईरान के दूसरे परमाणु संयंत्र भी सक्रिय हैं। इसका सीधा मतलब है कि पिछले साल अमेरिका और इजराइल ने जो हमले किए थे उनमें ईरान के परमाणु संयंत्र बच गए थे और इन संयंत्रों में ईरान का एटमी प्रोग्राम लगातार आगे बढ़ रहा था। मित्रों, ईरान के एटमी कार्यक्रम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आज सामने आई। युद्ध से पहले ईरान के साथ बातचीत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल थे। विटकॉफ ने आज बताया कि ईरानी प्रतिनिधियों ने बातचीत के दौरान खुद कबूल किया था कि वो 11 एटम बम बनाने की सामग्री जुटा चुके हैं। यानी ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर ट्रंप ने जो चिंता जाहिर की थी वो सच है। इस बातचीत को लेकर विटकॉफ ने यह भी कहा कि ईरान के पास 460 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के मुताबिक ईरान के पास जो यूरेनियम है वो 60% संवर्धित है, लेकिन अगर यह मात्रा 90% तक पहुंच गई तो ईरान के पास तबाही का सबसे बड़ा हथियार यानी एटम बम होगा। 460 किलोग्राम यूरेनियम कितनी बड़ी बर्बादी का सबब बन सकता है, अब हम आपको इस खतरे से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। मित्रों, एक परमाणु बम बनाने में तकरीबन 44 से 45 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। यानी 460 किलोग्राम यूरेनियम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। मित्रों, अगर इतनी बड़ी मात्रा में एटमी हथियार एक साथ दाग दिए जाएं तो पहले 5 मिनट के अंदर ही 15 से 30 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। धमाके से निकली ऊर्जा और रेडिएशन से 40 से 70 लाख लोग घायल या फिर बीमार हो जाएंगे। धमाके के 2 साल बाद रेडिएशन की चपेट में आए लोगों के अंदर तेजी से कैंसर पनपेगा। मित्रों, ईरान का यह कथित एटम बम अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन यह मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के मित्र देशों का विनाश सुनिश्चित कर देगा। वर्तमान युद्ध में हमने भी देखा है कि ईरान ने अमेरिका के मित्र देशों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन बरसाए हैं ताकि अमेरिका के सैन्य अभियान को रोका जा सके। एक सच यह भी है कि ईरान के सामने भी एटम बम इस्तेमाल करने में बाधा है। ये बाधा है वो एटमी तकनीक जिसके जरिए एटम बम में धमाका किया जाता है। अब हम आपको इसी तकनीक से जुड़ी अहम जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, आमतौर पर माना जाता है कि एटमी हथियार से लैस मिसाइल जब धरती की सतह से टकराती है तो धमाका होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। दरअसल मिसाइल के आगे जो कोन नुमा ढांचा आपको दिखाई देता है उसके अंदर एटमी वॉरहेड यानी बम रखा जाता है। और मैं चाहूंगा अगर आप एक बार बिग वॉल पर इसको दिखा सके, जो आप साइड में ग्राफिक्स दिखा रहे थे, तो लोगों को और आसानी से चीज को समझा जा सकेगा कि किस तरीके से। ये देखिए, ये जो कोन आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये इसका वॉरहेड रखने की जगह है। यानी यहीं पर जो है वो परमाणु जो बम है उसको रखा जाता है। जब मिसाइल हवा में उड़ते हुए अपने टारगेट के पास पहुंचती है तो वो दोबारा धरती की तरफ मुड़ जाती है। इसी चरण के दौरान संवर्धित यूरेनियम या प्लूटोनियम से लैस वॉरहेड के चारों तरफ छोटे छोटे धमाके होते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम है, जब ये मिसाइल धरती की तरफ जाएगी तो उन पर छोटे छोटे धमाके शुरू होंगे। इन धमाकों की वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थ के अणुओं की सक्रियता तेजी से बढ़ जाती है, यानी वॉरहेड के अंदर हलचल होने लगती है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, ये मिसाइल जब धरती की तरफ जा रही है तो इसके जो अणु हैं उन एटम्स में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। इस हलचल से जो एटम है उसमें रिएक्शन हो रहा है, जिसे फिजिक्स की भाषा में चेन रिएक्शन कहते हैं। मित्रों, चेन रिएक्शन की वजह से रेडियो एक्टिव पदार्थ के 2 एटम मिलकर ऊर्जा छोड़ते हैं। इस ऊर्जा से 2 और एटम बनते हैं जो दोबारा मिलकर ऊर्जा छोड़ते हैं। मित्रों, इस एटमी वॉरहेड को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि यह हवा में तकरीबन 500 से 600 फीट ऊपर फटता है, जिसकी वजह से धमाके से निकलने वाली ऊर्जा और रेडिएशन तेजी से एक बड़े दायरे में फैल जाए। इसी प्रक्रिया को परमाणु धमाका कहा जाता है। मित्रों, इस युद्ध के दौरान आपने कई बार ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जब दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाता है। सामरिक भाषा में इस कार्रवाई को इंटरसेप्शन यानी मिसाइल को रोकना कहा जाता है।
दरअसल आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणालियां तेज रफ्तार वाले रॉकेट का इस्तेमाल करके टारगेट पर पहुंचने से पहले ही मिसाइल को बर्बाद कर देती है। अब सवाल उठता है, अगर एक एटमी हथियार वाले वॉरहेड से लैस मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया जाए तो ऐसे हालात में एटम बम फटेगा या नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, क्योंकि अभी तक जो एटम बम है जो एक बार इस्तेमाल हुआ है उसमें एटम बम फाइटर प्लेन के थ्रू यानी फाइटर प्लेन के जरिए गिराया गया। अब इस बार जो बात हो रही है, क्योंकि ईरान के पास में ऐसा कोई भी हवाई जहाज मौजूद नहीं है, लड़ाकू जहाज मौजूद नहीं है जो एटम बम गिरा सके, उसके पास एक ही चीज बचती है और वो है मिसाइल। अब हम आपको इस सवाल का जवाब भी देने जा रहे हैं कि अगर ये मिसाइल हवा में ही इस पे वॉरहेड लगा के, परमाणु वॉरहेड लगाकर इसको छोड़ा जाए और हवा में ही इसको मार गिराया जाए तब क्या होगा? मित्रों, अगर एटम बम से लैस मिसाइल को हवाई रक्षा प्रणाली के जरिए हवा में तबाह कर दिया जाए तो एटम बम के फटने के चांस तकरीबन 0% ही होते हैं। जब तक मिसाइल अपनी तय ऊंचाई और बम में विस्फोट करने वाले चरण तक नहीं पहुंचती तब तक बम नहीं फट सकता। इन्हीं कारणों की वजह से इंटरसेप्टर रॉकेट किसी एटमी मिसाइल को नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं इस जानकारी से आप समझ गए होंगे कि एक परमाणु मिसाइल कैसे काम करती है और किस तरह एक परमाणु बम फटता है। मित्रों, इस विश्लेषण में हमने आपको एटमी होड़ को लेकर रूस की चिंता भी दिखाई। अब हम आपको इस कथित चिंता की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। मित्रों, सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नजरें भी अमेरिका और ईरान से जुड़ी परमाणु थ्योरी पर टिकी हुई है। मित्रों, अगर ईरान और खासकर अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाने या बढ़ाने की तरफ कदम उठाया तो यह रूस, उत्तर कोरिया और चीन के लिए सुनहरा अवसर बन जाएगा, गोल्डन चांस बन जाएगा। मित्रों, रूस और अमेरिका के बीच परमाणु संधि एक्सपायर यानी रद्द हो चुकी है। ऐसे हालात में अगर अमेरिका ने नए परमाणु हथियार बनाए तो पुतिन को भी एटमी हथियारों के निर्माण का बहाना मिल जाएगा। दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी नई डॉक्ट्रिन में हर साल 100 नए एटमी हथियार बनाने का प्लान शामिल कर चुके हैं। अमेरिका के एटमी हथियार बनाने की वजह से चीन अपनी सुरक्षा का हवाला देगा और चीन को भी न्यूक्लियर जख्म बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। मित्रों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादे साफ साफ नजर आते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का प्लान बहुत ही पेचीदा है। अंतर्राष्ट्रीय मामले के जानकारों का मानना है कि ईरान को बहाना बनाकर किम जोंग उन अमेरिका के साथ सौदेबाजी कर सकते हैं, यानी ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का डर दिखाकर किम अमेरिका को बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब हम आपके सामने किम जोंग उन के इसी प्लान को डिकोड करने जा रहे हैं। मित्रों, यह जग जाहिर है कि चीन की मदद से उत्तर कोरिया 50 एटमी हथियार बना चुका है। ईरान के एटमी हथियारों को बहाना बनाकर किम अमेरिका के सामने यह प्रस्ताव रख सकते हैं कि अगर उत्तर कोरिया के ऊपर से प्रतिबंध हटाया जाए तो किम जोंग आने वाले समय में एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। इस किस्म के प्रस्ताव से किम प्रतिबंधों से जूझती अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। इसके साथ साथ किम जोंग के उत्तर कोरिया को अमेरिकी मान्यता भी हासिल हो सकती है। मित्रों, किम जोंग ने यह प्लान काफी सोच समझकर तैयार किया है। किम ने देखा है कि अपने फायदे के लिए ट्रंप ने सीरिया के उस राष्ट्रपति से हाथ मिला लिया जिसके ऊपर आतंकवाद फैलाने के आरोप थे। ऐसे में अगर ट्रंप को राजी कर लिया जाए तो किम जोंग को कबूलने में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, दुनिया को हमेशा से यही दुनिया का दस्तूर रहा है, हितों के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बनाए जाते रहे। जो आज शत्रु है वो कल दोस्त बन सकता है, जो आज दोस्त है वो भी पलक झपकते ही दुश्मन बन सकता है। डर बस इस बात का है कि दोस्ती और दुश्मनी के इस तराजू की धुरी परमाणु शक्ति बनी हुई है, वो परमाणु शक्ति जिसके एक इस्तेमाल ने दुनिया को दहला दिया था। अगर इस शक्ति को दोबारा प्रयोग किया गया तो मानवता का इतिहास कभी इस जख्म से उबर नहीं पाएगा।